नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर की 2.0 की दहशत की। किस तरह से यहां पर बड़ी दहशत नजर आती है। दरअसल भारत ने पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी दी है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा हिमाकत की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। उनकी तरफ से कहा गया कि भारतीय सेना की तैयारी पूरी है और पाकिस्तान को एक जिम्मेदार पड़ोसी की भूमिका बता दी जाएगी। वहीं पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर एक बार फिर गीदड़ भभकी देते हुए नजर आते हैं। गीदड़ भभकी देते हुए असीम मुनीर कहते हैं कि अगर किसी ने युद्ध थोपा तो कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस खास विषय पर हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में जो तमाम खास अलग अलग मेहमान जुड़ेंगे उनसे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले भारत की सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का वो बयान भी आपको सुनाते हैं जो पाकिस्तान के हुक्मरानों को खौफ से भर देने वाला है। 1.0 तो देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। तो आपने सुन लिया कि आखिर किस तरह से उपेंद्र द्विवेदी की तरफ से बाकायदा ये बात कही गई और कैसे ये आईना दिखा दिया गया बहुत ही सधे हुए शब्दों के साथ में कि अगर आने वाले वक्त में कोई भी ऐसी कोई गुंजाइश पैदा करता है पाकिस्तान तो उसको दोबारा सबक जरूर दिया जाएगा, शिक्षा दे दी जाएगी। लेकिन वहीं जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय के दौरे के दौरान पाकिस्तान में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस दौरान पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने गीदड़ भभकी दी और कहा कि अगर किसी ने पाकिस्तान पर युद्ध थोपा तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। साथ ही मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की जीत का भी दावा कर दिया, वो भी आपको सुनाएंगे। और लेकिन आप इस बात को भी समझिए कि जिस तरह से गीदड़ भभकियां दी गई हैं, गीदड़ भभकी एक बार फिर से पाकिस्तानी सेना प्रमुख की तरफ से दी गई है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद से ही पाकिस्तान दहशत में है। भारत कहीं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 ना शुरू कर दे और यही वजह है कि पाकिस्तान में अलर्ट लगातार घोषित किया जा रहा है। खबरों के अनुसार पाकिस्तान की सेना ने सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। साथ ही पाकिस्तानी एयरफोर्स के विमान लगातार बॉर्डर पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं और इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिव कर दिया गया है और पाकिस्तान में मौजूद सभी अहम ठिकानों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। अब इससे पहले पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और तीनों सेना प्रमुखों ने बैठक भी बाकायदा की जिसमें पाकिस्तान में सुरक्षा पर चर्चा की गई। दरअसल पाकिस्तान में आतंकी संगठनों के फलने फूलने के सबूत लगातार सामने आते रहे हैं समय समय पर, लेकिन पाकिस्तान उसे कभी स्वीकार नहीं करता। पाकिस्तान हमेशा झूठ का एक बड़ा पुलिंदा पेश करता है और उनसे पलड़ा झाड़ लेता है। पाकिस्तान के सियालकोट में आतंकियों की बैठक होती है जिसमें कश्मीर में मारे गए आतंकियों के परिवारों के लोग भी शामिल होते हैं। खबरों के अनुसार ये बैठक लश्कर तैयबा की ओर से आयोजित की गई और खबर ये है कि इस बैठक का मकसद आतंकवाद को बढ़ावा देना और आतंकी नेटवर्क को और भी ज्यादा मजबूत करना था। वहीं इसके अलावा पाकिस्तान की सेना के एक डॉक्टर के तार दिल्ली ब्लास्ट से कनेक्ट हो जाते हैं। दिल्ली ब्लास्ट की एक आरोपी डॉक्टर शाहीन से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ये जब तमाम अलग अलग डॉट्स को आप कनेक्ट करते हैं तो उसमें पाकिस्तान को कैसे कोई ये कह दे कि पाकिस्तान आतंक परस्त नहीं है, पाकिस्तान साजिशें नहीं रचता, पाकिस्तान जहर नहीं उगलता। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है उनकी तरफ से जो लगातार गीदड़ भभकी आती है वो तो चोर की दाढ़ी में तिनका समान नजर आती है। इस बीच कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये, क्या पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का डर सता रहा है? सवाल ये भी कि दिल्ली में ब्लास्ट के बाद से ही पाकिस्तान में आखिर हलचल क्यों बढ़ गई है? सवाल ये भी कि जांच के दौरान जुड़े तार पाकिस्तान कैसे करेगा इनकार? ये वो तमाम सवाल हैं जो लोगों के मन में हैं और इसके अलावा और महत्वपूर्ण सवाल जिनको करेंगे डिकोड, जानने की कोशिश करेंगे खास मेहमानों के पैनल के साथ में। आइए जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में इस दौरान जुड़ रखे हैं
रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल डॉक्टर जेके बंसल, साथ ही साथ मेरे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरतेंदु जी जुड़ रखे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। पाकिस्तान से पत्रकार मोहम्मद बिलाल शफीक भी हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं सबसे पहले इस पूरे चर्चा में अपने दर्शकों को ये भी बताती चलूँ कि हर एंगल को समझिएगा, क्योंकि इस चर्चा के माध्यम से एक परसेप्शन, एक बड़ी पिक्चर जरूर सामने आ जाती है और वो चीज लोगों को जरूर समझनी भी चाहिए। मैं इस चर्चा में सबसे पहले ब्रिगेडियर शरतेंदु जी आपसे शुरुआत करने की कोशिश करती हूँ। जरा मुझे समझाइए कि अगर हम इन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो कैसे पाकिस्तान को कोई क्लीन चिट दे सकता है, और उस रूप में उसके बाद में जब यहाँ से इनके असीम मुनीर की तरफ से अगर ऐसे बयान आते हैं, गीदड़ भभकी आती है, तो ऐसा लगता है चोर की दाढ़ी में तिनका है। जिसने गलत किया वो जरूर इस रूप में छटपटाता है और कहीं ना कहीं वो तस्वीर नजर भी आती है। देखिए, पाकिस्तान में एक तरीके का भय है हिंदुस्तान की आर्मी को लेके। हिंदुस्तान का ऑपरेशन सिंदूर जो चला, उसके तहत जिस तरीके की कार्रवाई की, उससे पाकिस्तान में एंजाइटी लेवल बहुत हाई है। और जब दिल्ली ब्लास्ट हुआ और जिस तरीके से उसके तार कनेक्ट हुए 17 अक्टूबर को, जैसे जैश ए मोहम्मद ने जो वहां पोस्टर लगा और जिस तरीके से डॉक्टरों को इसमें रेडिकलाइज किया गया और उसके तार कनेक्ट हुए, जैश ए मोहम्मद का उसमें हाथ दिखता और उसके लिंक कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जाके जुड़ते हैं और टर्की से जाके जुड़ते हैं और तमाम ऐसे उसका इंटरकनेक्शन और हिंदुस्तान के अंदर स्लीपर सेल से जुड़ते हैं। तो जैसे जैसे हमारा इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे हम ये स्लीपर एलिमेंट और इनके नेटवर्क को ब्रेक करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे पास जो पुख्ता सबूत हैं वो बताते हैं कि इसमें डायरेक्ट पाकिस्तान का हाथ है। इसमें तो कोई शक नहीं है। जिस तरीके का धमाका हुआ, जिस तरीके से उन्होंने टैटपी को कंस्टिट्यूट करके अमोनियम नाइट्रेट का एक्सप्लोजन किया, ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि एक तरीके का उनके जो ट्रेनिंग हुई है, किस तरीके से टैटपी टीएटीपी को आपने लेबोरेटरी में बनाना है। इसके आका जो बैठे थे वो पाकिस्तान में बैठे थे, इसके आका जो बाहर बैठे हुए थे, उन्होंने इनको ट्रेनिंग दी, वो ट्रेनिंग मॉड्यूल दिया और उसके तहत इस तरीके का इन्होंने विस्फोटक पदार्थ के साथ एक्सप्लोजन करवाया। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इससे बच नहीं सकता। और जहां वो खलबलाहट जिस तरीके से मची हुई, जिस तरीके से असीम मुनीर के स्टेटमेंट आ रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने जो जॉर्डन के जो किंग है उनको उन्होंने कंडक्ट किया और साथ में हिंदुस्तान के खिलाफ अपनी जीत का दावा किया, और जिस तरीके का वो रेटोरिक और एक नैरेटिव चलाते हैं अपने देश में, वो दिखाता है कि वहां पे एक बड़ी परेशानी की स्थिति है। पहली तो हमारी जो ट्राई सर्विसेज चल रही है रन ऑफ कच्छ में, राजस्थान में, उससे वो परेशान है। दूसरे उनको ये डर सता रहा है कि कहीं ऑपरेशन सिंदूर 2 न शुरू हो जाएगा, 2 शुरुआत हो जाएगा तो इस समय पाकिस्तान का क्या स्टेट होगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा मुख्य कारण है, जैसा कि आज हमारे आर्मी चीफ ने भी बोला है कि हमने तो सिर्फ 88 घंटे का एक ट्रेलर दिखाया है, अगर पाकिस्तान मजबूर करेगा तो एक जैसे एक वेल कंसिडर्ड नेशन और एक मैच्योर देश होने के नाते जिस तरीके का हमें अपने पड़ोसियों से बर्ताव करना चाहिए उस तरीके से हम करेंगे। तो इससे भी एक बहुत ही क्लियर कट मैसेज पाकिस्तान में गया है कि अगर वो इस तरीके की गतिविधियां जारी रखते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब ऑपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि यहाँ पर उपेंद्र द्विवेदी की तरफ से कितनी शालीन शब्दों के साथ में ये कह दिया गया कि जब शुरुआत हुई थी ऑपरेशन सिंदूर की, तो उसके कुछ ही घंटों में ही पूरी तस्वीर आ गई और हमें किसी को बार बार बोलने की भी जरूरत नहीं है, हमें सबूत, क्योंकि सबूत सैटेलाइट तस्वीरें हैं और अभी भी हम देखते हैं जिस रूप में नई जो ताजा सैटेलाइट तस्वीरें हैं एयरबेस की, वहां पर काम भी चल रहा है। लेकिन मैं बंसल जी आपसे समझने की कोशिश कर रही हूँ, एक तरफ भारत की तरफ से कितने शालीन शब्दों के साथ में बाकायदा बहुत स्पष्ट मैसेज दे दिया जाता है, लेकिन मुझे हंसी आती है पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं असीम मुनीर, वो कहते हैं कि भाई हमारे जो लड़ाके हैं, हमारी जो सेना है वो तो अल्लाह के कहने पर चलती है, अल्लाह के बंदे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हम मिट्टी भी किसी पर फेंक दे तो मिसाइल बन जाती है। फिर क्यों यहाँ पे किसी को ट्रेनिंग की जरूरत है, क्यों किसी तरह के हथियारों की जरूरत है? बंसल जी, मेरी इस बात पे तो बिलाल जी भी हंसने लगे। जेके बंसल जी जी देखिए, ये जो स्टेटमेंट है इसके बहुत सारे मायने हैं और बड़ी हास्यास्पद या ये इसके हंसी आती है। हंसी इसलिए आती है कि वो मिट्टी भी डालेंगे तो मिसाइल बन जाएगी, तो PL-15 क्यों लेने की जरूरत पड़ी इनको चाइना से। और एक ये जो स्टेटमेंट है ये एक मुल्ला मौलवी के स्टेटमेंट है, एक प्रोफेशनल आर्मी
जनरल के स्टेटमेंट नहीं हो सकते इस प्रकार के कि एक मिट्टी भी डालो और जो अल्लाह की फौज है। अगर ये अल्लाह में विश्वास करते हैं और अल्लाह की फौज की बात करते हैं, तो टीटीपी के लड़ाके हैं उनके ऊपर भी अटैक करते हैं, वो भी तो अल्लाह की फौज है। दूसरे बलूचिस्तान भी अल्लाह की फौज है। तो देखिए उनका जो कहने का मतलब ये था कि ये अपने आप को जो है ये धर्म के नाम पर जॉर्डन को विश्वास दिलाना चाहते हैं, ये एक धार्मिक संबंध बनाना चाहते हैं। और आजकल जो है पाकिस्तान के पास में पैसे नहीं है, तो वो अपना पैसा कमाने के लिए कभी सऊदी अरबिया को कहता है हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, अभी वो जॉर्डन को भी ऐसी कुछ ऑफर कर देगा जिससे कि इनके जवान जाएंगे वहां। अभी इन्होंने जो है जो फिलिस्तीन में भी 20,000 सोल्जर भेजने की बात की है, वहां पे भी ये कह रहे थे कि हमको $1,000 चाहिए, वो कहते हैं हम $100 देंगे। तो इस प्रकार के उनके बहुत सारे मोटिव हैं। लेकिन ये जो इनको एक आर्मी के चीफ को या फील्ड मार्शल को किसी मस्जिद में जाकर के कोई तांत्रिक करने की जरूरत है कि तांत्रिक तरीके से जो है फौज नहीं चलती कि आपने मिट्टी डाली तो वो मिसाइल बन गई, या आपने जो है अल्लाह की फौज है उसको कुछ कर नहीं सकता। तो इस प्रकार के जो स्टेटमेंट हैं ये कोई बिल्कुल भी नहीं है। अब आप ये देखिए, अगर इनकी अल्लाह की फौज है तो 15 जो सोल्जर्स को अभी उसने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने मार दिया है, एक को गायब कर दिया गया है, और जाफर एक्सप्रेस के ऊपर में फिर अटैक हो गया है जो बलोच रिपब्लिकन गार्ड है उसने किया है। इसी प्रकार से टीटीपी वाले इनको मार रहे हैं चारों तरफ से। तो वहां पर वो इनकी अल्लाह की फौज कहाँ चली जाती है? तो अल्लाह की फौज है अगर इनके पास, तो ये जो इनके परसेप्शन है अल्लाह की फौज 72 हुरों का जो है मिलन, तो ये सारे मन गढ़ंत जनता को बहलाने के लिए, उसको मिसगाइड करने के लिए सर, है। अरे मैं तो ये कहती हूँ कि अगर ऐसा ही कुछ है, ठीक है, यहाँ पे ये बात रिलीजियस सेंटिमेंट पे अटैक करने की नहीं है, लेकिन जिस पद पे बैठा व्यक्ति अगर कोई बयान देता है अगर इस रूप में, ये बड़े हास्यास्पद हो जाता है। और इस बात से तो बिलाल भी हंस रहे हैं। बिलाल, वही बात जेके बंसल जी भी कह रहे हैं कि अगर इतना ही सब कुछ है कि मिट्टी फेंकेंगे मिसाइल बन जाएगी, तो क्यों अपने रक्षा बजट में इतना ज्यादा पैसा आप लोग बर्बाद कर देते हैं? आवाम को खाने को पैसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर सेना के ऊपर, जब वहां पे तो जरूरत भी नहीं आपको। इस बात पे तो आप भी हंसने लगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया, लेकिन मैं फिर कहूंगा ब्यूटीफुल लेडी नॉलेज, बात तो सुन लेना, मैं सुनता हूँ आप बात सुन लें। हमारे डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है कि काफिर है तो शमशीर पर करता है भरोसा, मोमिन है तो बेदेख भी लड़ता है सिपाही। आसान अल्फाज में मैं इसको बयान कर दूंगा, लेकिन मैं डॉक्टर इकबाल के शेर को, जिन्हें यही कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन बाद में इवॉल्व हुई चीजें और उन्होंने अपना नजरिया बदला। मैं ये कहूंगा, मोदी है तो शमशीर पर करता है भरोसा, मुनीर है तो बेदेख भी लड़ता है सिपाही। ठीक है, ये है मेरा आंसर। यानी मोदी साहब तो अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ पर, अमेरिका की टेक्नोलॉजी पर, यूरोप की टेक्नोलॉजी पर, इजरायली टेक्नोलॉजी पर, रूस की टेक्नोलॉजी पर भरोसा करते हैं। पर जब मुनीर की बात आती है, जब आसिम मुनीर की बात आती है, तो वो ये चीजें जो है ना, ये टेक्नोलॉजी, ये जहाज, ये एटम बम, वो इन चीजों को नेसेसरी नहीं समझते। वो कहते हैं ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ वॉरफेयर, लेकिन वो बेदेख भी लड़ पड़ता है। यानी बेदेख, अगर आज मैं आप लोगों को हकीकत बता रहा हूं, हमें ये भाई कह रहे हैं ना, ये अगर अल्लाह ताला पे इन्हें यकीन है तो फिर इनके 15 फौजी क्यों शहीद हो गए, मैं तो शहीद कहूंगा। या फिर ये असला क्यों रखते हैं, ये अपनी फौज क्यों रखते हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है कि ऊंट बांधो, उसके बाद मेरे पे तवक्कल करो। जब इन्हें चीजों का ना समझना हो ना, तो फिर इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। बात यह है कि अगर पाकिस्तानी आर्मी के पास, जो आज की पाकिस्तान की आर्मी है, जो आज की आसिम मुनीर जिसको लीड कर रहा है, काबा की कसम, अगर इनके पास असलहा क्या, इनके पास एक डंडा भी ना, स्टिक भी ना, फिर भी ये 7 लाख जो मेरी फौज है, ये इंडिया की तरफ बेदेख भी लड़ पड़ेंगे। तो इसलिए हमें, क्योंकि हमारा ईमान है, अब वो बात करें 72 हुरों की, अगर आप इस तरफ आज बात लें, मेरा ईमान है कि अगर मैं अपने मुल्क की हिफाजत करते हुए, अगर मैं नॉन मुस्लिम से लड़ते हुए, अगर मैं एग्रेशन को डिफेंड करते हुए, मार्क माय वर्ड्स, मेरी इस बात तो ये नहीं कि मैं किसी नॉन मुस्लिम को मार दूं मुझे जन्नत मिलेगी, ये भी झूठ हो गया। कुरान कहता है सेविंग वन लाइफ इज tantamount टू सेव होल मैनकाइंड, किलिंग वन इनोसेंट पर्सन इज tantamount टू किल होल मैन। देख सके तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमारा ये ईमान है कि अगर हम अल्लाह के रास्ते में दुनिया से चले जाते तो हम शहीद हैं, तब भी जिंदा है। तो इनको इस बात की समझ नहीं है कि हमें 72 हुरें भी मिलेंगे इंशाल्लाह ताला,
हम शहीद भी होंगे और हमें अरे हंसने की जीते जी जरूरत अच्छे नहीं है। कर्म कर बस लीजिए। चलिए आगे आपने आप इतना पूछना इतना चाहो तो फिर खूबसूरत उसका शेर आंसर पढ़ा, मैं बता देती हूँ, एक शेर मैं भी दे देती हूँ। यहाँ हर जनरल खुदा का पैगाम बताता है और असलियत में मुल्क को अंधेरे में ले जाता है। और एक और सुन लीजिए जरा, खुदा के नाम पर जब खून की नदियां बहती हैं वो इबादत नहीं सत्ता की साजिशें कहती हैं। अब आप एक नहीं, आप दो दो ले लीजिए यहाँ पे। सिरोही जी जरूर इसका सही तरीके से जवाब देंगे। सर, जो हर जनरल खुदा का पैगाम बताता है असलियत में मुल्क को अंधेरे में ले जाता है, ये यही तस्वीर दर्शाती है क्या? गीदड़ भपकी साजिशें, एक के बाद एक बड़ी साजिशें। अब क्या ये कहा जाए पाकिस्तान की सेना के दिन इस रूप में आ गए हैं क्या कि यहाँ पर अब इस रूप में एक अलग तरीके से मैसेज दिया जाएगा? सिरोही जी। नैना जी, मुझे तो पहली बात तो बड़ा अफसोस होता है कि जब ये देखता हूँ कि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है एक जो है मौलवी की तरह बात करता है, तो मुझे बड़ा अचंभा होता है कि उस लेवल तक पहुंचा कैसे। ऐसा आदमी अगर हमारी फौज में होता तो ये मेरा ख्याल इसका अब तक कोर्ट मार्शल हो जाता या ये अब तक मेजर ही रिटायर हो जाता। नंबर 1। नंबर 2, ये कोई पाकिस्तान के लिए नई बात नहीं है। ये जो बोल रहा है कि जी हमारे तो मिसाइल रेत फेंके तो मिसाइल बन जाती है, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि इनकी जो फौज है या इनके अवाम है, या तो वो अनजान है या जो है वो इतने हिप्नोटाइज कर गए या इतने डरे हुए हैं कि इस जनरल की इतनी बातें मानते हैं और इतनी बातें बोलता है और सब लोग इसका यकीन कर रहे हैं। बाकी जो इससे जूनियर जनरल्स हैं वो क्या कह रहे हैं, वो इसको क्यों नहीं बताते कि इस तरह की स्टेटमेंट देने से दुनिया हंसती है, जैसे बिलावल साहब हंसते हैं। और मैं इनके साथ पिछले शो में भी था, ये हंसते बहुत हैं, लेकिन जब इनसे कोई पेचीदा सवाल पूछा जाए तो ये चुप हो जाते हैं या इनको गुस्सा आ जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो बातें हैं, ये जनरल साहब जो बोल रहे हैं, ये पॉलिटिशियंस की, जो इनके फील्ड मार्शल हैं, जिसको फील्ड मार्शल, हम तो फील्ड मार्शल कहेंगे क्योंकि हार के बाद भी जो अपने आप को फील्ड मार्शल बना देता है वो फील्ड मार्शल है, ना कि फील्ड मार्शल है। ये अपने आप को उसको जो मर्जी खुदा बना दे, जो मर्जी बना दे। अब दूसरी चीज ये है कि ये जो कह रहे हैं कि हम तो अमन चाहते, हम तो अगर अमन चाहते तो 20% अपना डिफेंस बजट क्यों बढ़ाते हैं? इन्होंने अपना 20% डिफेंस और बढ़ा मैं तो दिया। कहती हूँ सर, जब यहाँ पर अगर मिट्टी से मिसाइल बनाने की ताकत रखते हैं, पता नहीं अगर इतनी ताकत रखते हैं आसिम मुनीर, तो बजट की तो जरूरत भी नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूं। तो जब ये अगर रेत से मिसाइल बन जाती है और ये अल्लाह की फौज है, तो फिर डिफेंस बजट क्यों बढ़ा दिया गया? इससे अच्छा तो अपनी शिक्षा पे खर्च करते, अपने हेल्थ इश्यूज पे चेक करते, महंगाई को कम करते, डिफेंस के ऊपर क्यों बढ़ा? इसका मतलब आपको अपनी काबिलियत के ऊपर, आर्मी को प्रोफेशनलिज्म के ऊपर भरोसा नहीं है, और गलती इनकी नहीं है। कब तक भरोसा करेंगे? 1948 हुआ, इन्होंने सोचा था कि जो उनको खिलाफ वो बोल के कि भाई ये तो ट्राइबल लोग हैं, वहां घुसा दिया इन्होंने, कहा जम्मू कश्मीर को कब्जा कर लेंगे। उसके बाद जब मार पड़नी शुरू हुई तो ये जो है वहां से इनको खदेड़ दी गया। वो तो उस टाइम की लीडरशिप थी, ऐसी थी, सीजफायर हो गया, नहीं तो आज पीओजे के भी हमारे पास होता। नंबर 1। नंबर 2, 65 में अयूब खान साहब को भी गलतफहमी थी कि 62 की लड़ाई में भारत का जो है चीन के साथ प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, तो वो जाके जो है लाल किले पे झंडा लहराएंगे। उसके बाद याया खान साहब आए, उनको तो शराब पीने के अलावा कोई मतलब नहीं था। जो भी स्टेटमेंट देते थे वो शराब पी के देते थे, और उनके कोर कमांडर्स ने ये कह रहा था कि 8 बजे के बाद अगर याया खान साहब कोई ऑर्डर देते उसको मानो मत, ये उनकी काबिलियत थी। उसके बाद है परवेज मुशर्रफ साहब, उन्होंने जो है अपने ही प्रधानमंत्री की पीठ में छुरा घोंपा और कारगिल किया, और कारगिल में मुंह तोड़ जवाब मिला उनको। तो ये तो सिर्फ उनके बोलने की बात है, और वो बोलते इसलिए क्योंकि आवाम को बेवकूफ समझते हैं, ताकि आवाम का जो है भरोसा आर्मी के ऊपर रहे और आर्मी का बजट बढ़ता रहे, और बजट बढ़ने के बाद वो पैसा करप्शन के दौर पर लंदन में, अमेरिका में इन्वेस्टमेंट हो जाए। जैसे बवेजा साहब ने खूब पैसा कमाया और अब बाहर चले गए और वहां पे अपना आराम से जिंदगी जाए। इसी तरीके से मुनीर साहब भी चले जाएंगे कमांड करके, और उसके बाद वो भी बाहर सेटल हो जाएंगे। तो ये इनका वो है। मैं अपने दर्शकों को एक बात ये बताती चलूं कि भले ही यहाँ पर बिलाल इस बात से इत्तेफाक यहाँ पे स्वीकार करें या ना करें, इत्तेफाक जरूर रखते होंगे, जिस तरह से खासतौर से आसिम मुनीर को अब एक तरह से उनके इस बयान के साथ, वैसे तो उनको जिहादी जनरल कई रिपोर्ट्स में कहा गया, जैसे मैंने अगर इससे रिलेटेड आर्टिकल सर्च करना शुरू किए तो उन्हें जिहादी जनरल कहा गया,
लेकिन हमारे दर्शकों को जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ आसिम मुनीर पहले ऐसे जनरल नहीं है जिनकी तरफ से इस तरह से जिहादी सोच जबरदस्ती थोपने या फिर एक अलग तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई। इसमें जनरल मोहम्मद जियाउल हक का नाम नहीं भूलना चाहिए। उन्हें मिलिट्री डिक्टेटर कहा गया और उनकी सरकार ने इस्लामाइजेशन को एक तरह से बहुत बड़े स्तर पर लेकर गए और निजाम मुस्तफा के तौर पर ये एक तरह से पैगंबर के शासन जो थे उसी सेना के अंदर धार्मिक विचारों को मजबूत करने की कोशिश की। जनरल जो मेजर जनरल थे एस के मालिक, उनकी भी इसी तरह से एक बड़ी इस्लाम की कट्टर व्याख्या और जिया के समर्थक बताए जाते हैं। जनरल फजले हक का भी नाम ऐसे ही सामने आता है। इसी तरह से जनरल महमूद अहमद भी आते हैं। तो एक लंबी फहरिस्त यहाँ पर नजर आती है बंसल जी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उसी विचारधारा को थोप तो रहे हैं, बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन उसी जिहादी सोच को, जहर उगलने वाली सोच को अंजाम देते हैं, बढ़ाने की कोशिश करते हैं आसिम मुनीर। और इसके बड़े उदाहरण नजर आए हैं स्पष्ट तौर से। हाल ही में जो बड़े ब्लास्ट जो यहाँ पर देखे गए, बड़ी साजिशें हुई और उसको जो डिकोड किया भारतीय सेना की तरफ से। बिल्कुल ये जिहादी मानसिकता है। और अगर ये अल्लाह के नाम पर और इस्लामिक नाम पर बात करते हैं तो टीटीपी भी तो यही कह रहा है। टीटीपी ये तो कह रहा है कि हम तो यहाँ पर सरिया कानून लाएंगे और आप जो भी काम कर रहे हैं वो जो इस्लाम के अगेंस्ट है, इस्लाम में कोई भी उस तरह की हरकतें नहीं होती जो आप कर रहे हैं। तो अब अगर इनको, तो फिर ये टीटीपी के साथ क्यों लड़ रहे हैं? तो टीटीपी को भी अपने में मिला लें। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, अगर मिट्टी फेंक करके मिसाइल बनाने वाली बात है तो फौज की जरूरत क्या है? मिट्टी तो कोई भी एक मजदूर भी डाल देगा ले जा करके, जो है वो मिसाइल बन जाएगी। वैसे तो बंसल जी अगर देखा जाए तो बात तो सही है, इन्होंने पत्थरबाज उसी रूप में तो बनाए थे, पत्थरों को इन्होंने हथियार बनाया, पाव पाव के बम बनाए और उसी रूप में, उसी जिहादी मानसिकता के माध्यम से एक बड़ी तस्वीर पेश करने की कोशिश की। तो ये तो जो है ना, इस तरह से बिल्कुल कोई रेस्पॉन्सिबल है। हमारे जो जनरल साहब ने, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि अगर इनको पीसफुल बात करनी है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं और इनको अपने आप को सुधारना पड़ेगा। अब वो जो बजाय कोई ऐसी बात करने के, एक्चुअली क्या है कि आपको इस बात को जरूरी ये समझना पड़ेगा, जैसे कि बार बार कह रहे हैं, अब जो हमारे जो पत्रकार हैं, हमारे भाई पाकिस्तान से, उनकी ये एक उनकी जिम्मेवारी बनती है ये कि सच्चाई को लाएं। और जो इन्होंने कहा कि जी भाई ये तो गैर मुस्लिम को मारने से जो है सिर्फ 72 हुरे या वहां पे जन्नत में जगह मिलती है। अब जो ये टीटीपी को मार रहे हैं वो क्या गैर मुस्लिम, वो भी तो मुस्लिम है। या बलोच के ऊपर में जो अपनी जनता पार्टी को मार रहे हैं वो भी तो मुस्लिम है। तो उसको मारने के लिए तो फिर तो इनको उसको क्यों मार रहे हैं? इनका क्या तर्क है? ये जो अपने ही स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो ये बल्कि पत्रकार की जिम्मेवारी ये होती है कि वो सही रास्ता बताएं। जैसे कि इनके एक आरजू काजमी है, कमर चीमा है, वो जो बताते हैं वो थोड़ा सा सही रास्ता दिखाते हैं। तो वहां की जो फौज है पाकिस्तान की, वो जनता को गुमराह करके डराती है, डरा करके जितना भी पैसा मिलता है और बजट आता है उसको खा जाती हैं। जनरल सारे इकट्ठा कर लेते हैं, विदेशों में भेज देते हैं। मुनीर ने भी बाहर भेजा हुआ है।